नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं मैग्नेट के बारे में। तो दोस्तों पिछले क्लास में हमने चुंबकीय क्षेत्र, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और आपको लोह चुंबकीय के बारे में सारी जानकारियां दे दी। आज दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट हम पढ़ाने वाले हैं चुंबकीय फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है दोस्तों? तो सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जैसा ही दोस्तों, यदि कोई चुंबकीय फील्ड है, यदि किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाओं के द्वारा कोई चुंबकीय क्षेत्र बनता है और इस चुंबकीय क्षेत्र के किसी सरफेस पे यह जो चुंबकीय रेखाएं हैं, लाल पेन से दिखाते हैं इसे हम, यह जो चुंबकीय रेखाएं हैं जिस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत होती है वहां इसके कटान बिंदु पर चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण होता है। मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाएं जिस जगह पे एक दूसरे को लंबवत काटती है वहां चुंबकीय फ्लक्स का उत्पन्न होता है। और यह क्या होता है सर? एंगल कॉस थीटा बी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, ए टोटल एरिया, वह एरिया जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत गुजरने के कारण, चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत गुजरने के कारण जो क्या कहते हैं क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स का प्रतिपादन वेबर साहब ने किया था और इसीलिए इसका एसआई यूनिट क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है, हाँ, डब्ल्यू होता है वेबर, या फिर इसी को हम लोग टेस्ला पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। अगर सीजीएस यूनिट बोले तो वह मैक्सवेल होता है। इसका सीजीएस यूनिट मैक्सवेल होता है, अगर एसआई यूनिट वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता था, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। और एक वेबर टेस्ला पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं अगर सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना हो। और पूछा जाए कि एक वेबर में कितना मैक्सवेल होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल एक्स। 10 पे पावर 8 ये क्वेश्चंस के लिए स्टार मार्क कर देना कि एक वेबर 10 पे पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बस सिंपल सा फॉर्मूला होता है और वह H से डिनोट किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तीव्रता यह होता है H बराबर बी नॉट म्यू नॉट। सर H बराबर बी नॉट म्यू नॉट होता है और यहाँ पर बी नॉट क्या है, म्यू नॉट क्या है? तो बी नॉट को बोलते हैं सर निर्वात में, नॉट बराबर निर्वात, म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र, निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र। और म्यू नॉट होता है निर्वात में चुंबकशीलता, चुंबक की कितनी शीलता है, कितनी क्षमता है। और म्यू नॉट को जो निर्वात की चुंबकशीलता है इसे दर्शाया था बायोट-सेवर्ट ने, इसे बायोट-सेवर्ट ने दर्शाया था। दोस्तों अगर म्यू नॉट के वैल्यू की बात की जाए, म्यू नॉट होता है 4 पाई गुना 10 पे पावर -7 न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर इसका वैल्यू होता है। और अगर हम इसके एसआई और सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक ऑस्ट्रेड होता है, सीजीएस मात्रक ऑस्ट्रेड होता है। और एक ऑस्ट्रेड में कितने वैल्यू हैं इसके एसआई यूनिट की? तो चलिए हम बात करते हैं। तो इसका एसआई यूनिट होता है सर एम्पेयर पर मीटर, एम्पेयर पर मीटर। इसीलिए बोला कि सर 1 एम्पेयर पर मीटर में कितने ऑस्ट्रेड होते हैं, कितने ऑस्ट्रेड होते हैं? तो पहले आप बी नॉट चुंबकीय क्षेत्र होता है और म्यू नॉट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है
H इसका रेशियो होता है, ये चुंबकीयशीलता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों का रेशियो होता है। और ये पॉइंट याद रखिएगा सर, CGS यूनिट में 1 एम्पियर 80 ऑस्टेड के बराबर होता है, जो इसका CGS यूनिट है, इसे भी आप याद रखेंगे। अब दोस्तों आते हैं हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और मैक्सवेल थ्योरी पे। उसके बाद हम फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन पढ़ेंगे, ताकि चुंबक में हम लगभग अंतिम पॉइंट पर अब आने ही वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मैक्सवेल के दक्षिण हाथ नियम, दाहिने हाथ नियम, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के बारे में दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि अगर उसने राइट हैंड मेरा कौन है ये, उसने क्या किया कि दोस्तों बोला कि एक हाथ को इस तरह लेना है और अपने सभी उंगलियों को ऐसे घुमाना है। मान लीजिए कि अगर यह एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड मतलब परिनालिका दोस्तों, यदि किसी कंडक्टर के चारों ओर हम कोई वायर लिपट देते हैं जो धारावाही तार हो जिसमें करंट गुजर रहा हो, तो दोस्तों इस सोलेनॉइड को ऐसे पकड़े हैं हमने, इस अंगूठे को ऐसे पकड़े हैं, तो दोस्तों क्या बोलता है कि यदि किसी परिनालिका से कोई धारा प्रवाहित हो रही हो, कोई करंट प्रवाहित हो रहा हो, तो यह जो अंगूठा है ना मेरा, ये अंगूठा, यह करंट का दिशा बताता है, ये करंट की दिशा बताती है, जबकि जो बाकी सभी उंगलियां हैं वह इसके चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। तो मैक्सवेल का दाहिना हाथ नियम बोलता क्या है, यदि किसी परिनालिका को अगर हम उसमें चुंबकीय क्षेत्र को पता करना हो कि उसका दिशा का डायरेक्शन क्या है, तो एक दाहिना हाथ को खोलेंगे, उसमें एक परिनालिका रखेंगे और इस तरह से उसको घुमाएंगे। तो दोस्तों यह जो मेरी सभी उंगलियां हैं, चारों उंगलियां, ये चारों उंगलियां इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, अंगूठा करंट का दिशा बताता है। यही मैक्सवेल का दाहिना हाथ का नियम है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बोलता है, यदि आप अपने थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर, तर्जनी और मध्यमा उंगली को इस तरह रखो कि ये सभी परस्पर राइट एंगल हो। देखो ये राइट एंगल, मतलब सर हमने बोला कि सर इस तरह रखना है अंगूठा, फोर फिंगर और इसको कि ये दोनों आपस में सभी राइट एंगल हो। तो हमें बोलता क्या है कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा पता करनी हो, चुंबकीय क्षेत्र दिया गया हो और चुंबकीय बल रेखा का डायरेक्शन पता करना हो, तो दोस्तों जो मेरा ये जो तर्जनी उंगली है ना, इसको ऐसे कर लो, ये सभी आपस में 90 डिग्री पर है। देखिएगा आप, ये एक ऐसे है, एक ऐसे है, ये 90 डिग्री पर है। तो सर यह जो है ना मेरा, यह तर्जनी उंगली अगर ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, यह तर्जनी उंगली, यदि ये तर्जनी उंगली जिसको हम लोग फोर फिंगर बोलते हैं, फोर फिंगर, यदि ये फोर फिंगर चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, तो जो मेरा अंगूठा होगा ना, इस चुंबकीय क्षेत्र पे लगने वाले बल रेखा को दर्शाता है और मेरा थंब जो है वह मेरे लगने वाले फोर्स को दिखाता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कि जो मेरी मध्यमा उंगली होगी वह करंट को दिखाएगा, सीधा सा बात है कि अंगूठा बल को दिखाता है, तो यह जो अंगूठा के बाद वाला उंगली है वह चुंबकीय क्षेत्र को और ये करंट को दिखाएगा। और इसे आप याद रखोगे तो एक अमेरिकी सुरक्षा संगठन है, वो है FBI। ये फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है, फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र और करंट। तो मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है करंट के रिस्पेक्ट में, और यह फोर्स की दिशा बताती है चुंबकीय क्षेत्र और धारा यानी करंट के रिस्पेक्ट में।
दोस्तों फैराडे का जो चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, फ्लेमिंग के इसी रूल पे काम करता है। कहता क्या है कि अधिक यदि यदि किसी चुंबकीय के चारों ओर अगर हम कोई तार लपेट दें और उससे करंट फ्लो करवाया जाए तो जो मेरा फोर्स होता है वह चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर होता है। इसी से हमने फोर्स का फॉर्मूला भी लिखा था, F बराबर BIL साइन थीटा। आपको याद होगा, इससे पहले क्लास में हमने ये आपको पढ़ा चुके हैं, यहीं से ये चीज़ निकलता है। अब आते हैं फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी क्या कहता है, उसके बारे में 2 पॉइंट आप जान लीजिए। बात करते हैं फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI के बारे में। दोस्तों फैराडे ने 2 रूल्स दिए थे जिससे कि आजकल के सभी मोटर्स काम करते हैं और ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। तो फैराडे ने कहा दोस्तों कि अगर कोई मैग्नेट है और इस पर अगर हमने कोई तार लपेट दिया है, ठीक है, और इससे अगर हमने करंट प्रोवाइड करवाया तो इसमें एक उत्पन्न फ्लक्स होता है ना। हमने बोला ना किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि चुंबकीय क्षेत्र में जो लंबवत बल रेखाएं हैं उसके कटने से फ्लक्स का निर्माण होता है, सेम यहाँ भी फ्लक्स का निर्माण होगा। तो उसने कहा कि यदि फ्लक्स में चेंजेज आता है तो एक EMF का निर्माण होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको बोलते हैं। फैराडे ने बोला कि एक बल का निर्माण होता है जिससे EMF कहा जाता है, और अगर यह एक क्लोज पाथ है, यह एक क्लोज पाथ है तो इसमें करंट फ्लो करता है, और यह करंट कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि इसमें फ्लक्स में चेंजेज आएगा। फैराडे ने कहा कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स मतलब डेल फाई टाइम के साथ साथ, तो उसमें एक मोटिव फोर्स होता है EMF, एक मोटिव फोर्स डेवलप होगा जिसे बोला EMF, और एक करंट डेवलप होगा और इससे होके करंट अब क्या होगा, फ्लो करने लगेगा। उन्होंने कहा कि करंट कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि चेंज इन फ्लक्स होता रहेगा, चेंज इन फ्लक्स होता रहेगा तब तक करंट इसमें फ्लो करता रहेगा। उन्होंने कहा, किसने कहा दोस्तों, तो फैराडे ने कहा था, और यह फैराडे का फर्स्ट लॉ है। दूसरा लॉ उसने बोला कि जो मेरा EMF है वह निगेटिव ऑफ डेल फाई बाय डेल टी होता है। सेकेंड लॉ उसने बोला, ये फाई करो सॉरी, कि जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें जो परिवर्तन होता है, यानी डेल फाई बराबर हम लिख सकते हैं φ2 - φ1। परिवर्तन क्या होगा सर, अगर पहले फ्लक्स φ1 था अब φ2 हो गया, तो सर पहले दूसरे में से पहले को घटाएंगे, यही ना चेंज इन फ्लक्स होता है। पहले 10 रुपया था अभी 6 रुपया है, 4 रुपया का अंतर हुआ ना सर, वही अंतर चेंज इन फ्लक्स है ना। यही चेंज इन फ्लक्स जो है वह निगेटिव होता है, ये कहता है कौन, फैराडे का सेकेंड लॉ, जिसे लेंज लॉ भी बोलते हैं। अभी दोस्तों हमने क्या बोला, किसी चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स के चेंजेज के कारण EMF डेवलप होता है, और हमने बोला यह निगेटिव होने का मतलब अब यह EMF अपोज करेगा फ्लक्स के चेंजेज को, मतलब यह EMF जो है ना फ्लक्स के चेंजेज को नहीं होने देगा। बेटा जिसने पैदा किया उसी को अब यह धमका रहा है, इसी को अब यह साथ नहीं दे रहा, फ्लक्स चेंजेज नहीं होने देगा। कौन नहीं होने देगा, EMF। इसे ही लेंज लॉ कहते हैं, इसे ही लेंज लॉ कहते हैं। फैराडे के सेकेंड लॉ को लेंज लॉ बोलते हैं। लेंज लॉ ने इसे डिफाइन किया कि कहा कि जो उत्पन्न EMF है, जो उत्पन्न इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वह जिसके कारण यानी चेंज इन फ्लक्स के कारण उत्पन्न हुआ ना, उसी का अपोज करेगा। लेंज लॉ ने बोला कि भाई तुम जो है, यह जो है ना, इस ब्लू पेन के कारण काला पेन उत्पन्न हो गया, अब जितना ब्लू पेन होगा उतना काला पेन होगा, लेकिन अब जब काला पेन उत्पन्न हो गया ना,
वो एक वो जो विष्णु भगवान के जो थे ना, वो दो ठो जो निकले थे कानों से, जो भी नाम हो, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने ही विष्णु भगवान को फिर से मारने के लिए चल दिया। मतलब जिसने पैदा किया उसी का अपोज करना शुरू कर दिया। भस्मासुर की कहानी तो सबको पता होगी ना। भस्मासुर को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम अपने जिसके सर पे हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा, तो इसने भगवान शिव के सर पे हाथ रखना चल दिया। मतलब ईएमएफ को पैदा किया चेंज इन फ्लक्स ने, और अब ईएमएफ बोलता है कि ना, हम फ्लक्स को चेंज होने नहीं देंगे। इसे लेंज लॉ कहते हैं। यही फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन का सेकंड लॉ है। इसी सिद्धांत पे दोस्तों डायनमो काम करता है। डायनमो एक ऐसी युक्ति है जो कि आपको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन हम पढ़ाने वाले हैं अब मोटर के बारे में। दोस्तों कोई पोल है N और यह एक पोल है S, और इसमें कोई आर्मेचर को रखते हैं, तो चूंकि इसमें अगर हमने इसको कॉइल से जोड़ दिया है और इसमें करंट प्रोवाइड करवाते हैं, तो फैराडे लॉ क्या बोलता है कि सर इसके कारण इसमें एक ईएमएफ डेवलप होता है और इसके कारण यहाँ यह सेल्फ इंड्यूस होता है। इंड्यूस होने के कारण इसमें करंट फ्लो करता है, और यह अब एक म्यूचुअल इंड्यूस करता है इसको, और इसमें भी यह करंट फ्लो करने लगता है। इन दोनों के कारण एक क्षेत्र बनता है, और इसके प्रेरण के कारण, इंडक्शन के कारण यह आर्मेचर रोटेट करने लगता है इस डायरेक्शन में। इसलिए दोस्तों आर्मेचर के रोटेशन के कारण मोटर चलता है, और यह होता है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आपको बता दें इसका अलग सा मोटर तो हम चूँकि पढ़ा सकते हैं बहुत डिटेल से। इंडक्शन मोटर है, उसके सिंक्रोनस मोटर है, टाइप भी है। ये एग्जाम में पॉलिटेक्निक लेवल के लिए उतना नहीं पूछता है, लेकिन क्या क्या पूछता है, तो सर जब आपने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पूछा है और लेफ्ट हैंड रूल पूछा है, तो पूछता है कि सर जनरेटर जो है ना, जनरेटर जैसे डायनमो काम करता है वैसे ही जनरेटर काम करता है, और मोटर अपोजिट काम करता है। मोटर इलेक्ट्रिक को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल में, जनरेटर मैकेनिकल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में। तो बोलता है कि किस रूल के कारण जनरेटर काम करता है, तो राइट लेफ्ट। सर मोटर में कम वर्ड यूज होता है, लेफ्ट में कम यूज होता है। याद करने का तरीका है कि मोटर में कम वर्ड, लेफ्ट में कम वर्ड, जनरेटर में ज़्यादा वर्ड, राइट में ज़्यादा वर्ड। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे जनरेटर, लेफ्ट हैंड रूल पे मोटर काम करता है। अब सर यह एक कुंडली है, आर्मेचर घूमता है इंड्यूस होने के कारण। तो दोस्तों अगर हम पूरा का पूरा बोले तो यदि किसी चुंबक पे हमने तार को लपेट दिया है, तो सर इस चुंबकीय क्षेत्र में चेंज इन फ्लक्स के कारण सर इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इस ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण एक इसमें इंड्यूस करंट डेवलप होता है। यह इंड्यूस करंट अब इस चुंबक को प्रेरित करता है, इंडक्टिव करता है, और इसी इंड्यूस करंट के कारण यह करंट अब इसमें भी डेवलप हो जाता है। ये मोटर का सिद्धांत है। आपको इतना डिटेल से हम बता रहे हैं, लेकिन इतना डिटेल से आपको यह सिद्धांत नहीं पूछता है एग्जाम में। टॉपिक के सिर्फ ऑब्जेक्टिव में कुछ पॉइंट पूछे जाएंगे। बस मोटर का काम पूछता है, किस पे काम करता है, सिद्धांत पूछता है, फैराडे लॉ पे आप बता सकते हैं। इतने सारे पॉइंट सर पढ़ने के बाद मैग्नेट में अगर कुछ बचता होगा तो वो हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में करेंगे। हमने ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चा कर लिए हैं कि यह वोल्टेज को या तो स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है। अगर ऑब्जेक्टिव में कुछ एक्स्ट्रा मिला तो हम ट्रांसफार्मर के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सर लगभग आपका अब फिजिक्स में हमने सभी टॉपिक को छुआ है, एक भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है, और हम डिटेल से जो टॉपिक पढ़ा सकते थे पढ़ाए हैं। जो टॉपिक चाहे तो चूँकि इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग करने के नाते आपको हम जनरेटर, अल्टरनेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर
हम ये सभी आराम से पढ़ा सकते हैं एग्ज़ाम में। इससे आपको दिक्कत होगा क्योंकि टॉपिक ज़्यादा होगा। एग्ज़ाम में बहुत कम क्वेश्चंस पूछता है तो क्वेश्चंस ही कर लेंगे ना, क्यों टॉपिक पे दिमाग लगाएंगे। 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस में क्या क्या आते हैं वो देख लेंगे। अब दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ बचता है मॉडर्न, 2-3 टॉपिक हैं सिर्फ और सिर्फ में, मतलब मॉडर्न फिजिक्स बच रहा है, न्यूक्लियर फिजिक्स बच रहा है और एक यूनिवर्स बच रहा है अंतरिक्ष विज्ञान के बाद बस। और हम भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम, विश्व के अंतरिक्ष कार्यक्रम पूछे जाएंगे। चलिए हम आपको ये 3 टॉपिक आने वाले समय में क्लियर करवा देंगे और फिजिक्स लगभग ख़त्म हो गया, सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव करवाना रह गया है। दोस्तों आप बहुत मेहनत करें ताकि आपका अच्छा से अच्छा रैंक आए। हम आपकी मेहनत में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आपके मेहनत पे आएगा तो आप अपना एक जी जान एक कर दें, क्योंकि यह एग्ज़ाम बहुत आसानी से आपको अंडर 500 रैंक दे देगा यदि आप लगे रहे। दोस्तों हिंदी तो हम अजीत सर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इंग्लिश के लिए आप कुछ ना करें, आप उपकार पब्लिकेशन का बस बुक खरीद के उसमें जो इंग्लिश के टॉपिक हैं आप उसी कवर करें। हम बहुत जल्द बायोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके टॉपिक आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी अप्रैल चल रहा है दोस्तों, अप्रैल लास्ट होते होते आपको हिस्ट्री में मेडिएवल हिस्ट्री ख़त्म होगा, फिजिक्स ख़त्म होगा, जियोग्राफी लगभग 80% तक हम ख़त्म करने की उम्मीद रखते हैं और पॉलिटी भी शुरू करेंगे और बायो भी शुरू करेंगे इसके जस्ट बाद। फिजिक्स ख़त्म होगा, जियोग्राफी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद आपको बायोलॉजी और पॉलिटिकल हम शुरू करेंगे। और मैथ तो चल ही रहा है, मैथ्स भी आपको मेंसुरेशन और ज्योमेट्री करवा देंगे तो आपका एग्ज़ाम का बहुत हद तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों अगर हम पृथ्वी पे चुंबक की बात करें तो अगर हम अर्थ पे चुंबक की बात करें तो दोस्तों पृथ्वी जो है ना चुंबक का प्राकृतिक सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। चुंबक का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत अगर कोई है मैग्नेट का तो वह अर्थ है। इसके तो 2 पोल होते हैं, जो मैग्नेटिक पोल जो स्ट्रांग क्या कहते हैं मैग्नेट को दर्शाता है वो है नॉर्थ और साउथ पोल। इसके अलावा पृथ्वी के किसी भी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान रहता है। यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के व्यास के अनुरूप फैला रहता है। कितना हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, लेकिन अगर प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत की बात की जाए तो प्राकृतिक स्रोत वैसे पदार्थ जिनमें स्वतः मतलब मूल रूप से चुंबक के गुण होते हैं उसे प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं। और जब हम निकेल, लोहा, क्रोमियम, इस्पात फेरस से ही होता है, लोहा से ही, इन्हीं सभी को किसी न किसी रूप से चाहे गर्म करके, चाहे पीट के, चाहे ढाल के हम कृत्रिम चुंबक यानी हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं। तो हम प्राकृतिक चुंबक की बात करें तो वैसे खनिज पदार्थ, वैसे मिनरल्स, इंग्लिश में भी बोल देते हैं ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो, वैसे मिनरल्स जिसमें ऑटोमेटिकली मैग्नेट के गुण, मैग्नेट के प्रॉपर्टी आपको मिल जाएंगे। मैग्नेट आपको उसमें स्वतः मैग्नेट के गुण मिल जाएंगे। एक लोड स्टोन होता है। अगर हम मैग्नेटिक पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, क्वेश्चन लिख लेना, लोड स्टोन स्टार मार दो भाई, ये क्वेश्चंस आ सकता है पॉलिटेक्निक के लिए, लेकिन उम्मीद कम है। लोड स्टोन एक प्राकृतिक चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक है, लेकिन स्पीकर में जो हम लोग यूज करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि प्राकृतिक चुंबक का ही एक रूप हो। इसके बाद कृत्रिम चुंबक की हमने बात की, अब हम पृथ्वी पर चुंबकीय गुण की बात करते हैं।
दोस्तों अगर आप चुंबक की बात करते हैं तो हमने बोला कि पृथ्वी प्राकृतिक चुंबक का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके तो दो पोल ही होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दोस्तों अगर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी किसी चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना हो तो चुंबकीय बल रेखा या उस चुंबक को कहाँ तक प्रभावित करता है, तो हमने बोला कि चूंकि पृथ्वी के सभी पॉइंट पर चुंबकीय मान विद्यमान है, इसीलिए प्राकृतिक चुंबक पृथ्वी के आकार के समान होता है। आकार के समान, जितना बड़ा पृथ्वी उतना बड़ा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ तक होगा, तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि हमने इसे नॉर्थ पोल माना, तो अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों यह स्ट्रांग दोनों ध्रुव जो है ना, वह पृथ्वी के व्यास का अर्थ डायामीटर, मान लीजिए कि डायामीटर ऑफ अर्थ का 5वां भाग जो है ना, आप चुंबकीय क्षेत्र ऑफ पृथ्वी, अर्थ ई फॉर अर्थ, बी फॉर चुंबकीय क्षेत्र। तो सर पृथ्वी के डायामीटर का यानी व्यास का 5वां भाग स्ट्रांग चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। मतलब अगर आप ध्रुवों की ओर हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव हो कि दक्षिणी ध्रुव हो, पृथ्वी के व्यास के 5वें भाग के अंदर आप आ गए तो आपको मजबूत चुंबकीय क्षेत्र महसूस होगा, आपको मजबूत चुंबकीय क्षेत्र महसूस होगा। और इसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप पृथ्वी के किसी भी कोने पर अगर एक चुंबकीय कंपास रख दो, एक चुंबकीय कंपास रख दो, तो उसका जो नीडल है ना, ऑलवेज नॉर्थ और साउथ को दर्शाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी के जो दो ध्रुव हैं या स्ट्रांग चुंबक को दर्शाता है। मतलब पृथ्वी प्राकृतिक चुंबक का सबसे बड़ा स्रोत होने के कारण यह चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय दिशाओं का निर्धारण करता है। और ये जो रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखा, ये सभी सेंटर की ओर झुके रहते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों जो पूछा गया है, याद नहीं आ रहा है विज्ञान में, लेकिन हम कहीं देखे हैं, ये क्वेश्चन शायद एसएससी सीजीएल में था कि पृथ्वी के सतह पे, पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान बीई का वैल्यू पूछ रहा है। बीई का मान क्या होता है, आंसर होता है 4 पाई गुना 10⁵। बीई का यूनिट तो आपको पता ही है, चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट टेस्ला होता है। तो 4 पाई गुना 10⁴, पाई मतलब 4 पाई, 4 पाई मत समझ लेना वो लेटने वाला। 4 पाई गुना 10⁻⁻5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है पृथ्वी के किसी भी सतह पर। यह आपको पूछा गया सवाल है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं दिक्पात कोण और नमन कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ डिप की बात करें। यानी पहला है पृथ्वी के दो प्रमुख घटक, जब हम मैग्नेट पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, हिंदी में बोलते हैं दिक्पात, मतलब दिशा को दर्शाने वाला कोण। और दूसरा होता है नमन कोण, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। सर ये दिक्पात कोण नाम में ही है, दिक मतलब दिशा मतलब डायरेक्शन, ऐसा एंगल जो डायरेक्शन को दिखाता हो। तो दोस्तों इन प्रैक्टिकल हमने बोला कि यदि किसी चुंबक के निडल को किसी समतल पे हम घुमा के छोड़ दे तो वह ऑलवेज उत्तर दक्षिण दिशा में घूम जाता है। मतलब यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वह उत्तर दक्षिण दिशा को निर्धारित करता है, और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वह नॉर्थ और साउथ दिशा की ओर है। तो दोस्तों अब हमको आता है दिक्पात कोण, तो हम आपको इसमें 2 पॉइंट, पहला पॉइंट है आपको जियोग्राफिकल मेरिडियन, मतलब भौगोलिक यामयोत्तर, भौगोलिक यामयोत्तर। और दूसरा पॉइंट है, कहीं लिखे क्या, यहाँ लिखते हैं,
और दूसरा पॉइंट है सर मैग्नेटिक में मेरिडियन मेरिडियन यानी कि चुंबकीय याम्योत्तर पहले हम दोनों पॉइंट को समझते हैं तब आपको दिक्पात कोण बताएंगे। तो सर यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है वह नॉर्थ से साउथ होता है, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन यानी कि आपको भौगोलिक याम्योत्तर। ऐसी रेखाएं, यह याम्योत्तर एक लाइन होता है जो पृथ्वी के किसी सतह पे उत्तर से दक्षिण की लाइन को मिलाता हो। ऐसी रेखाएं जो पृथ्वी के दोनों पोलों को, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को यानी कि उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, जो भौगोलिक अक्ष है, इस रेखा से गुजरने वाली जो इन दोनों लाइंस को मिलाती है भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। लेकिन दोस्तों अगर किसी निडल को घुमा दिया जाए और हम उसको इस तरह से इंगित करें काल्पनिक रूप से, तो दोस्तों अगर हमें कोई यह तो भौगोलिक याम्योत्तर मतलब आप जब किसी निडल को ऐसे घुमा के छोड़ दोगे, इसी निडल को मान लो मैंने इस डायरेक्शन में निकाल के छोड़ दिया, या पुनः नॉर्थ साउथ में आ जाता है, उत्तर दक्षिण दिशा को दिखाता है। लेकिन हमने बोला कि जब चुंबकीय याम्योत्तर की बात करें तो भौगोलिक याम्योत्तर पहले तो सीधा सा बात है कि जो एक्चुअल नॉर्थ और साउथ पोल है उससे मिलाती है। मतलब क्या है दोस्तों कहने का कि भौगोलिक रूप से सर अगर कोई चीज़ें, जैसे हमने बोला सर यह विषुवत रेखा है और यहाँ पे सर कोई देश है, तो क्या यह देश भौगोलिक रूप से मौजूद है कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ। तो पृथ्वी पर वैसी रेखाएं या वैसा क्षेत्र जो भौगोलिक रूप से मौजूद हो भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है। अगर वह क्षेत्र उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव यानी चुंबकीय पोल कहलाता है। इनको मिलाने वाली रेखाएं इस ब्लू लाइन को बोलते हैं भौगोलिक ज्योग्राफिकल अक्ष यानी एक्सिस। हम इसका एक मेन एक्सिस मान लो, एक पूर्ण रूप से बीचों बीच गुजरने वाली कोई रेखा होगी ये। तो दोस्तों भौगोलिक याम्योत्तर इसी रेखा के उदर्ग ऐसे इन्हें काटती है। ये तो आ गया सर भौगोलिक याम्योत्तर। अब हमको आता है दिक्पात कोण। तो सर यदि कोई चुंबकीय याम्योत्तर होगा, कोई पृथ्वी के किसी सतह पे, दोस्तों पृथ्वी के किसी सतह पे चुंबकीय बल रेखाओं को मिलाने वाली लाइन हमें चुंबकीय याम्योत्तर कहलाती है। तो सर भौगोलिक याम्योत्तर क्या होता है? ये काला वाला लाइन ना मेरा ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है। आप इसे समझिए, ज्योग्राफिकल मेरिडियन मतलब ये काला वाला लाइन जो इस एक्सिस से उधर घूमती है, इसे काटती है। तो दिक्पात कोण की बात करें तो सर दिक्पात कोण क्या होता है कि मान लीजिए सर कि ये आपका चुंबकीय यानी मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है और सर यह आपका एक्सिस है नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली, जिसके उदर्ग लाइन पे हमने बोला कि भौगोलिक याम्योत्तर है। तो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का न्यून कोण यानी वैसा कोण 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ज़्यादा, यानी सर मैग्नेटिक मेरिडियन और चुंबकीय भौगोलिक मेरिडियन GM और MM हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। GM और MM के बीच ये GM और ये MM समझ में आ रहा है दोस्तों। सिंपल पॉइंट बता रहे हैं कि सर यह GM है, यह MM है,
तो यह जीएम और एमएम के बीच का जो एंगल थीटा है, जिसको हमने ऐसे दिखाया, इस एक्सिस के परितः बनने वाला जीएम और इसको कट करने वाला एमएम, ये दोनों के बीच के कोण को बोलते हैं दिक्पात कोण। और दिक्पात कोण का यूज होता है उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों के एक्सिस को बताना, और नीडल इसी कोण के हिसाब से अपने आप को उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र की ओर इंगित करता है। अब आते हैं दोस्तों नमन कोण पे। मान लीजिए कि सर यह एक मुक्त रूप से एक चतुर्भुज ही बनाते हैं। मान लीजिए कि सर यह मुक्त रूप से लटका हुआ कोई चुंबकीय छड़ है, रड है, एक चुंबकीय रड है। चुंबकीय रड मतलब सर कोई मान लीजिए कि लोहा का बना हुआ एक छड़ है जो कि आपको उत्तर दक्षिण दिशा को दिखाता है। यह एक्चुअली रूप से हमने यहाँ नॉर्थ और साउथ दिखाया, यह अभी का कंडीशन है। हमने पृथ्वी के ध्रुवों पर नहीं, एक्चुअली किसी सतह पे बता दिया कि हमें एक छड़ लिया, यह एक मैग्नेटिक रॉड है, मैग्नेटिक रॉड है, चुंबकीय सुई बोलते हैं ना, चुंबकीय कंपास छड़ जिसको बोलते हैं, किसी कंपास में जो नीडल लगा रहता है, मैग्नेटिक नीडल बोल दो। और वो अभी किसी दिशा में है, नॉर्थ और साउथ दिशा में है। अभी वह दो अलग अलग दिशाओं को दिखा रहा है। और इसका जो चुंबकीय एक्सिस है, मान लेते हैं सर कि यह इसका चुंबकीय एक्सिस है जिसे एस बोला हमने। तो सर यह चुंबकीय एक्सिस जो होता है यह हॉरिजेंटली यानी क्षैतिज रूप से जो एंगल बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं नमन कोण। मतलब यह नीडल जो है ना, एक लाइन में बताते हैं सर, यह नॉर्थ और साउथ एक्चुअली में यह ऐसा होना चाहिए था और नीडल अभी ऐसा और ऐसा है। तो यह जो कोण बनाना सर थीटा एंगल, किसके बीच में, चुंबकीय क्षेत्र की एक्सिस और इसका एक्चुअल एक्सिस, ये वाला एक्सिस क्षैतिज एक्सिस, इसके बीच में जो एंगल बनता है सर उसे हम लोग बोलते हैं नमन कोण, एंगल ऑफ डीप, नमन कोण। इतना इसी सब तो बस बता दिए कि क्या होता है कि क्षैतिज रूप से, जैसे देखो हमने कहने का क्या मतलब है कि यह पृथ्वी है सर, पृथ्वी के किसी सतह पे हमने नीडल को घुमा के छोड़ दिया और अभी चुंबकीय नीडल इस डायरेक्शन में है जो नॉर्थ और साउथ को दिखा रहा है। क्या एक्चुअल है? नहीं, एक्चुअल नॉर्थ और साउथ यह ऐसा है। तो सर इसके एक्सिस के और हॉरिजेंटली इस सुई के हॉरिजेंटली एक्सिस के बीच बनने वाला थीटा एंगल नमन कोण, एंगल ऑफ डीप कहलाता है। और नमन कोण का मान सर पोल पे मैक्सिमम होता है, पोल पे मैक्सिमम होता है 90 डिग्री और सेंटर पे यानी केंद्र पे मिनिमम होता है यानी 0 डिग्री। ये क्वेश्चन आया हुआ है 50+ बार पूछा गया है। अगर हम एसएससी और रेलवे, पॉलिटेक्निक, बीपीएससी, यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम की कॉपी करें और इस क्वेश्चंस को ढूंढने की कोशिश करें कि सर आप नमन कोण के बारे में बताइए कि नमन कोण ध्रुवों पे ज़्यादा होता है कि नमन कोण भूमध्य रेखा पे ज़्यादा होता है, नमन कोण पोल पे ज़्यादा होता है कि हमने केंद्र लिखा है, केंद्र वही होता है भूमध्य रेखा के भी सेंटर पे, उसमें भी सबसे कम, लेकिन आप भूमध्य रेखा भी लिख दो, भूमध्य रेखा पे। तो सर नमन कोण का मान बोलता है कि नॉर्थ और साउथ में यहाँ पे मैक्सिमम और जो ये क्षैतिज एक्सिस है ना, ये क्षैतिज एक्सिस इस पे होता है मिनिमम 0 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ये 50 बार पूछा जा चुका है, इसीलिए दोस्तों आप इस क्वेश्चंस को ज़रूर याद रखेंगे। अब आते हैं सर हम मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद एक लास्ट टॉपिक है सर, उस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक
पोल चुंबकीय द्विध्रुव। सर अगर ये कोई नॉर्थ और साउथ पोल है और इस पर हमने कोई तार लपेट दिया है और इसमें करंट आई सप्लाई कर दिया और चुंबक की लंबाई बोला कि L मीटर है, तो मैग्नेटिक डाइपोल होता क्या है सर? सबसे पहले मैग्नेटिक डाइपोल चुंबक के जो पोल है ना, अगर मैंने यहाँ पर कोई लोह चुंबकीय रखा तो यह पोल कितना मजबूती से इसे आकर्षित या प्रतिकर्षित, डायरेक्टिव या अट्रैक्टिव करेगा, इसकी क्षमता यानी कि हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोल कैपेसिटी चुंबकीय द्विध्रुव सामर्थ्य शक्ति जो बोलो। मैग्नेटिक पोल की जो शक्ति है अगर वह कितनी है इसमें धारा की मान से डिपेंड करता है, तो धारा की मान चुंबकीय पोल की शक्ति दिखाता है और वह चुंबक कितना शक्तिशाली होगा यह उसकी लंबाई पे डिपेंड करता है। यही इसका डाइपोल है, चुंबकीय डाइपोल यानी एम्पियर मीटर इसका यूनिट लिख दीजिएगा I × L। L जहाँ चुंबक की लंबाई, I चुंबकीय द्विध्रुव की सामर्थ्य मतलब करंट को दिखाता है। तो दोस्तों चुंबक में सांसें फूल गई यार, सब बता दिए हैं, मुझे नहीं लगता है कुछ छोड़े हैं। अगर अभी भी कोई दिक्कत होगा टेलीग्राम पे आओ, वीडियो देखो, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, उस समय बहुत सारे पॉइंट जो छोटे होंगे आपको बताया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, आपका एग्ज़ाम कैसा जाएगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है और वो बहुत अच्छा हो उसकी भी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। आप अभी अप्रैल चल रहा है, मई तक में आप खुद देखोगे कि आप कहाँ पे हो। बस आप हमें फॉलो करते रहो और इसे प्रैक्टिस करते रहो। धन्यवाद दोस्तों।